आज के शो में। महंगाई का सुनामी, पेट्रोल बम, अवाम तंग। IMF से सख्त शराइत पर मुज़ाकरात, 334 अरब रुपए की सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट बिजली महंगा करने का ऐलान। एक मर्तबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी किए जाने का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दनोश महंगी। घी समेत मुत्तादिद चीजों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, महंगाई का आज आप कहा जाए तो बड़ा बुरा दिन रहा है। इस पर आवाम के लिहाज से बात की जाए, ये पॉलिटिक्स और ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, सियासी गैर सियासी मुख्तलिफ गुफ्तगू, लेकिन शायद एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार जोर देते रहे इस पूरे दौरान। बड़े सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बार बार ये कहते रहे, ये तो तकरीबन 3 साल से डॉक्टर अशफाक साहब को मैं सुन रहा हूँ जो कहते रहे कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इंपोर्ट कंप्रेशन, एग्रेसिव सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। जो नाकिस पॉलिसियाँ हैं इस पर इंतजामिया की, स्टेट बैंक की, उस पर हम तनकीद करते रहे। और इस दौरान हमें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियसनेस ही नहीं है। डॉलर बढ़ता जा रहा है, 171 पे चला जाता है, 72 पे चला जाता है, ओपन मार्केट में 74, यानी कोई ऐसा लग रहा था कि कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी ही नहीं है या सीरियसनेस ही नहीं है कि डॉलर बढ़ रहा है तो उस पर हमें कुछ करना चाहिए। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, जानबूझ के बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ये बड़े अहम सवालात है जो इस प्रोग्राम में बार बार हम उठाते रहे। आज के दिन की तरफ चलें तो महंगाई के लिहाज से आज का दिन क्या रहा है? बिजली कीमतों में इजाफा हुआ, 1 रुपये 68 पैसे का, 1 रुपये 39 पैसे की मजीद तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम है वो गिरने वाला है। और इसी तरह से जो अशिया खुर्दनोश है जैसे घी और कुकिंग ऑयल है, 40 रुपये से 109 रुपये फी किलो इस पर इजाफा हो गया इसमें, और मजीद इजाफा है। अभी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को छोड़ दें, अभी आप जो डॉलर को आपने किया है उसका जो इम्पैक्ट है, जो लैंडेड कॉस्ट इंपोर्ट आइटम्स की पड़ रही है, वो हम उसका जिक्र ही कोई, मिनिस्टर भी, गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं पहले से अच्छे हालात हैं। सीमा साहब कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन है 5-6 महीने। किसी भी वजीर से पूछो फूड इन्फ्लेशन है जी, इंटरनेशनल मार्केट कमोडिटी प्राइसेस, और कौन कौन सी थ्योरीज हमें जो है पेश कर दी जाती हैं। इससे पहले कि आज जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, इसकी तफसीलात पर आएँ और बयान करें, समझें इस मसले को, आपको वज़ीर इमरान खान साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा सुनवाते हैं जो उन्होंने साल 2012 में की थी। मसनूआत के हवाले से कुछ फार्मूला कुछ था, इंटरनेशनल मार्केट में इतना था डॉलर तो अब इतना है, तो वो क्या पेश कर रहे थे और उन्होंने एक वजह बताई थी कि पेट्रोल जब बढ़ता है वो क्यों बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, उन्होंने समझाया था हमें। लेट्स हियर दिस। तो डीजल 40 रुपया लीटर था, आज 109 रुपया लीटर, जबकि पेट्रोल $97 से $85 पे पहुंच चुका। आपके ऊपर पैसा बनाया जा रहा है। अवाम इनकी चोरी और नाहिली की कीमत महंगाई से अदा कर रही है। अब ये थ्योरी थी जो वज़ीर साहब हमें पेश करते रहे कि चोरी की कीमत महंगाई से होती है। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा होने जा रहा है, इस पर बाकायदा एक लीडिंग न्यूज़पेपर में कोटेड है गवर्नमेंट ऑफिशियल। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल और प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोट करके सोर्स कहती है कि द मेजर इंक्रीज हैज़ बीन वर्कड आउट, यानी जो मेजॉरिटी इंक्रीज हैज़ बीन वर्कड आउट मेनली बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट लॉस एंड अ माइनर इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। मैं एक्सचेंज रेट लॉस पर पहले डॉक्टर अशफाक साहब आपसे समझेंगे। आप सीनियर माशी इस वक्त मामला को गहरी नज़र रखते हैं, आप अला तरीन ओहदों पर रहे हैं माशी हवाले से। आपसे गुफ्तगू हुई, आपने हमें समझाया एक्सचेंज रेट जो हो रहा है जो भी, इसका कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल नहीं है, इनफ्लोज आ रहे हैं आउटफ्लो। तो सर ये सीरियसनेस क्यों नहीं थी और अभी भी नहीं है इसको लेकर? क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है, क्या ये डिज़ाइन के तहत हो रहा है, क्या मामला क्या है आखिर का डॉक्टर अशफाक साहब? मेरा अपना ख्याल है कि ये हुकूमत जब चौथे साल में दाखिल हुई तो बहुत ठीक तरीके से जा रही थी जी। अगर इस हुकूमत को गिराना मकसूद था या उसको नुकसान पहुंचाना, इसको कमज़ोर करना मकसूद था, तो ये काम उसी हवाले से किया गया है कि एक अच्छी खासी जिसने एक डायरेक्शन पकड़ लिया था। मैं भी बड़ा अपबीट था कि हुकूमत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे चल चुकी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत ठीक रवा दवा है और आगे बेहतरी होती जाएगी। लेकिन फिर जिसे कहते हैं ना कि पानी में आग लगा दी गई,
हर तरफ जो है वो एक स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी में हम चले गए। रोज जो है सुबह जब अपना बिजनेसमैन नाश्ते पे बैठता है और सामने टेलीविजन होता है तो देखता है कि आज एक्सचेंज रेट कहीं और चला गया। अब वो क्या डिसीजन ले, आप खुद सोचें कि उसने अपने जितनी भी कैलकुलेशन की होगी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो कहेगा यार जब जरा डस्ट सेटल हो जाए तो हम फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या हुआ कि उसके जो इन्वेस्टमेंट वगैरह थे वो डिले हो गई, पोस्टपोन हो गई। दूसरी तरफ जब ये एक सेक्युलर डिक्लाइन होता है, मुसलसल गिरावट का शिकार, तो आप अपने आप को एक्सपोर्टर तस्वर कर लो। आज अगर 170 रुपए है या 160 रुपए था फर्ज कर लें, और आपने देखा कि 152 से नीचे गिरते गिरते 160 हो गया है, आप कभी अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को नहीं लेकर आएंगे। आप कहेंगे यार 2-4 हफ्ता दिन रख लेते हैं वही बाहर, हो सकता है कि 160 से 165 हो जाए तो मेरे डॉलर पे मुझे $1 जो मैंने कमाया है 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसने क्या किया कि डॉलर की सप्लाई को कम कर दिया। मैं इंपोर्टर हूं, मैंने एक महीने के बाद मैंने एलसी खोलना था, लेकिन जब इस तरीके से एक्सचेंज रेट मुसलसल डिप्रिशिएट हो रहा है तो मुझे घबराहट हो गई कि अगर मैं 1 महीने तक इंतजार करूंगा तो ये कोई 170 या 172 ना हो जाए, तो मैं आज क्यों ना अपना एलसी खोल दूं जो इस वक्त 160 का है। तो मैंने आज डिमांड क्रिएट कर दिया और आपने सप्लाई को शॉर्ट कर दिया, तो फिर डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया और फिर प्रेशर रुपए के ऊपर में, और फिर वो रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। तो ये एक बड़ा आर्ट है, अगर किसी मुल्क के करेंसी को आपने तबाह करना है तो ये बड़ा आर्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात, जो लोग इसके खिलाड़ी, एक बात समझा दीजिएगा, इसी में सवाल है मेरा। आप जो कह रहे हैं ना घबराहट हो रही थी इंपोर्टर को, मुझे घबराहट हो रही थी, आपको तो माशाल्लाह हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, सब चीजों को गहरी नजर रखते हैं, आपको घबराहट हो रही थी, सब जो मुताल्लिका लोग हैं उनको, जो हुकूमत है, जो हुकूमत में लोग हैं उनको घबराहट तो नहीं थी। वो तो गवर्नर स्टेट बैंक तो कह रहे थे हालात पहले से अच्छे हो गए, तो उन लोगों को घबराहट क्यों नहीं थी? और ये पानी में आग किसने लगाई है? ये जो आप कह रहे थे ना पानी में आग लगा दी है, कौन लगाई, किसने? ये लगाई गई है, लग गई है, क्या हुआ ये? एक्सचेंज रेट की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, किस महकमे की है? आपके, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। सेंट्रल बैंक की सर, और किसकी आपके, और कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का बॉस कौन होता है? गवर्नर स्टेट बैंक। ऐसे मेरे से आपके जवाब का, आपके सवाल का यही जवाब है। वेरी सिंपल चीज यार, मैं अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है। अगर मैं ऐसे तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो या तो मुझे यूनिवर्सिटी फारिग कर देगी, या अगर मैं एक खुददार इंसान हूं तो मैं कहूंगा यार मैं अब लगता है कि अब मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूं, इससे बच्चों के नुकसानात हो रहे हैं, तो मैं रिजाइन करूंगा, चला जाऊंगा। उन्हें भी यही करना चाहिए था कि जब आपसे एक चीज संभल नहीं पा रही है जो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आइदर यू रिजाइन और द प्राइम मिनिस्टर शुड आस्क यू रिस्पेक्टफुली कि जहां से आप आए हैं आप वहीं चले जाएं। मैं किसी और को लाना चाहता हूं। आखिर प्राइम मिनिस्टर ने कितने फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज किए, प्राइम मिनिस्टर ने कितने एफबीआर के चेयरमैन को चेंज किया, कितने चीफ सेक्रेटरीज चेंज किए, कितने आईजीज को चेंज किए। आखिर एक रूटीन के हिसाब से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो चेंज कर रहे हैं ना, अगर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। तो अगर उनकी जिम्मेदारी में एक्सचेंज रेट को मैनेज करना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें वो नाकाम हो गए, रुपया हमारा फ्री फॉल की तरफ जा चुका है, तो इसका मतलब कि मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं ठीक से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लाख पे अंग्रेजी बोल दूं, अंग्रेजी बोल के बचने की कोशिश करूं, आप जो कह रहे हैं अच्छा, एक उन्होंने एक मेजर था जो वो कहते हैं सेंट्रल बैंक से हमने पूछा, पता है 144 आइटम्स हैं उन पे हमने जो मार्जिन है उसको 100% बढ़ा दिया, तो वो क्या था? वो आई वॉश था या वो वाज इट सब्सटैंशियल, वाज इट सफिशिएंट टू कर्ब इंपोर्ट्स? डॉक्टर साहब, ये इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, और इसीलिए जो अगर आपको शक भी है कि गड़बड़ वहां से हो रही है तो इसमें आपको ये यकीन में आपको कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये 144 आइटम नहीं है, ये 524 आइटम है जिसपे 100% कैश मार्जिन लगाया है, और ये
524 आइटम्स जिस पे कैश मार्जिन लगाया गया है जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी टोटल मालियत कितनी है? 1.4 बिलियन डॉलर। 1.4 एग्जैक्टली। बस तो मजाक है या नहीं है? ये इसमें ऐसे ऐसे आइटम पे कैश मार्जिन लगाया गया है जो पिछले 3 साल से इंपोर्ट नहीं हुए। फैला हुआ है और हमने वो जो कॉइल होता है कॉइल पे भी लगा दिया कैश मार्जिन। यार मतलब कोई सेंस नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है लोगों पे कि हम किस तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं। आप खुद सोचें कि हाहाकार मचा हुआ है, इंपोर्ट को कर्ब करो, और अब जाके अगर गवर्नर स्टेट बैंक प्राइम मिनिस्टर से कहें कि सर देखिए मैंने तो 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगा दिया है, अब ये चीजें इंपोर्ट ही नहीं होंगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कभी पूछा नहीं कि भाई ये 524 आइटम पे जो आप रोक रहे हैं इसकी टोटल मालियत कितनी है? ये 1.4 बिलियन डॉलर। बस अगर 60 नहीं होगा इंपोर्ट का बिल 60 बिलियन डॉलर नहीं होगा, 59 बिलियन डॉलर हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये जो पोर्ट पे गाड़ियां खड़ी हैं 3-3 करोड़ रुपए की, क्लियरेंस ही 50-52 लाख। अच्छा ब्रेक का कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा आपसे कि जो फास्ट मूविंग नॉन आइटम आपने कहा ना, ये जिक्र हुआ है कब इंपोर्ट्स का, में से पूछेंगे पोर्ट पे जो गाड़ियां इन्होंने खोल दी हैं वो करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी होती हैं क्लियरेंस के लिए, कस्टम ऑफिशियल से आप बात करें तो इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन ये जो महंगाई का तूफान है ये ना थमने वाला तूफान है, इस पर मजीद बात होगी इस ब्रेक के बाद कि आखिरकार ये जो फूड इन्फ्लेशन हम लफ्ज़ सुनते हैं इसको कंट्रोल करना हुकूमत खुद चाहती भी थी या नहीं चाहती थी। ये बड़े अहम सवालात हैं, इस ब्रेक के बाद हम उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन नाज़रीन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन प्रिंसिपल इकनॉमिक्स डॉक्टर अशफाक हसन साहब से ज़्यादा शायद नहीं कोई ग्रिप रखता है इकॉनमी में। बता रहे हैं कि रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हों, आपके इनफ्लोज ज़्यादा हों, आउटफ्लोज जो है कम हो, उसका मतलब ये है। लेकिन प्रिंसिपल लेकिन एक्सचेंज रेट जो था वो हमारे सामने सूरत हाल थी, डॉलर ऊपर जाए जा रहा है और कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती। अब जो इस तमाम चीज़ों को देखता है, जिस तरह हमने अभी बात भी की, गवर्नर स्टेट बैंक हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। इस पर मजीद आगे बढ़ने से कबल आज हमने देखा कि तकरीबन 22 अशिया ऐसी हैं यूटिलिटी स्टोर्स में जिनकी कीमतें महंगी हुई हैं और ये सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। ये इंपोर्टेड आइटम्स जो बिलखुसूस हैं, लैंडेड कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी। इसी तरह से बिजली कीमतों में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में तकरीबन 60% का इजाफा हो चुका है। अभी तक 3.25 साल के अरसे में 7 रुपये 20 पैसे तक फी यूनिट इजाफा हुआ, 18 रुपये तक क्रॉस कर चुका है रेट। ये वज़ीर साहब जो कहते थे इससे कबल बिजली कीमतें जब बढ़ती थी फी यूनिट तो वो कुछ बताते थे, समझाते थे, चीज़ें बड़ी अच्छी समझाते थे। अब पता नहीं अब वो क्या सोचते हैं इस बारे में, लेकिन पहले क्या कहते थे, लेट्स हियर दिस। आज बिजली का सबसे बड़ा डिफॉल्टर पंजाब की हुकूमत है। अरबों रुपए का इन्होंने डिफॉल्ट किया। आज आप मुश्किलात में हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई है। हुकूमत के आने से पहले बिजली 2.5 रुपए की थी यूनिट, आज 13 रुपए यूनिट है। और आज जो है 7 रुपये 20 पैसे यूनिट आपके गवर्नमेंट में इजाफा हो चुका है। अब ये डॉक्टर अशफाक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी हमने बात जो मैं समझा आपकी गुफ्तगू से वो ये है कि जानबूझकर हालात ख़राब किए गए। अब है कि क्यों किए गए, ये सवाल है मेरा। क्या ये IMF के प्रोग्राम के रिवाइवल के लिए किए गए या ये 23वें IMF प्रोग्राम के लिए किए गए जो शायद अगले साल है? मतलब किस लिए खराब किए गए, किसने किए, ये भी हमने बात कर ली। और अब सवाल ये कि क्यों किए गए हालात खराब जानबूझ के? डॉक्टर साहब दो बातें मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना था, बड़ा हैवी डेंट पहुंचाना था, वो किया गया है। दूसरा ये है कि 23वें IMF प्रोग्राम की तरफ ले जाने की आपकी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि अगले साल आप देखेंगे कि मई जून में यही हुकूमत उनसे निगोशिएट करेगी अगले प्रोग्राम के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हालात को इतना ख़राब कर दिया जाए कि करंट अकाउंट बढ़ जाए और महंगाई बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर आप इन्वेस्टमेंट को चोक कर दें, इकॉनमी को चोक कर दें, लोगों को नौकरियां न मिले, गुर्बत बढ़ जाए। तो इससे आइडियल कंडीशन क्या है फिर किसी मौजूदा हुकूमत को अगले इलेक्शन में नुकसान पहुंचाने के लिए? यही तो इक़दाम किए गए हैं। मुझे हैरानी इस चीज़ की है कि इनके जो अच्छे वज़रा हैं उन्हें ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आती है।
कि यार हम इतने बेहतरीन तरीके से काम जो हमारा शुरू हुआ था, जब शौकत तरीन साहब ने बजट पेश किया, आप यकीन करें कि बहुत रेयर है कि इस किस्म के बजट को अक्रॉस द बोर्ड हर तबके ने उसको सराहा। ये मैंने बहुत कम देखा है, और मैंने इससे पहले भी एक्नॉलेज किया कि ये बड़ा रेयर है कि हर तबके ने इस बजट को सराहा। तो और मुझे भी मेरा भी हौसला बड़ा हुआ कि हम अब ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। लेकिन शायद मंजूर किसी और को कोई और चीज है, लिहाजा इसको खराब करना था। इस हुकूमत को आज खुद देखें कि आज से 4 महीना पहले इस हुकूमत के बारे में लोग कितने अपबीट थे, आज परेशान हाल हो गए हैं। किसने इसको इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया इतने शॉर्ट पीरियड में? तो ये मेरे सोचने की चीज नहीं है। Exactly. मैं हुकूमत में नहीं हूं, ये मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूं। इनके लोगों को चाहिए कि ये सोचे कि ये हुआ क्या अचानक। कि मैं देखें, बड़ा सिंपल सी चीज है, जब आप एक्सचेंज रेट को फ्री फॉल पे छोड़ देंगे, ये इसको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टर, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, वो नहीं लाएगा पैसा अपना, वो रोक के रखेगा कि मैं 1 हफ्ते के बाद लाऊं, मुझे $2 ज्यादा मिल जाएंगे। तो आज शॉर्ट कर देगा, इंपोर्टेड डिमांड को बढ़ा देगा, और प्रेशर कंटिन्यू रहेगा ये, और वो फ्री फॉल चलता रहेगा ये। अच्छा, आपने भी कहा कि वुज़रा हैं, अच्छे वुज़रा हैं डॉक्टर साहब, हर चीज आपने भी कहा वुज़रा हैं अच्छे, समझ नहीं पा रहे क्या, मतलब ये शौकत तरीन साहब क्या वो तो समझ पा रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है, या वो भी समझ नहीं पा रहे, या वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, या वो क्या उनका क्या मामला हो गया, वो क्यों नहीं देख रहे क्या हो रहा है? यही शौकत तरीन साहब थे जब वजीर बनने से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि 2.5 साल में मईशत के बेड़ा गर्क हो गया। भाई, ये बेड़ा गर्क कैसे हुआ है? बेड़ा गर्क इसलिए हुआ कि हम IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो अब इनकी मजबूरी है, चूंकि ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये अब वो लफ्ज बोल नहीं सकते। लेकिन IMF का प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट अगर आप लेटर स्पिरिट पे करेंगे तो यही होगा। मैं देखें, डे 1 से आप लोगों को समझाता रहा हूं कि IMF के प्रोग्राम में जो मुल्क गया वो जख्मों से चूर चूर रहता है। तो ये तो कॉमन सेंस है। क्या हम जख्मों से चूर अभी नहीं हुए हैं? क्या बातें होती हैं सुबह में, जब सुबह उठते हैं लोग, वो बिजली किधर जाएगी, तो गैस किधर जाएगा, वो पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेट्रोल कहाँ महंगा हो गया, अरे ये तो खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, आलू महंगा हो गया तो प्याज महंगा हो गया। यही बातें होती हैं रोजमर्रा, और आप कुछ नहीं सोच रहे होते हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, एक बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब बार बार इजलास बुलाते हैं महंगाई के ऊपर, उसमें बिठाते हैं अपनी पूरी टास्क फोर्स, फिर वो प्राइस कंट्रोल का वो बात, ये सिंपल बात कि जो फूड इन्फ्लेशन है, आप हमें भी एक्सप्लेन करें कि ये एट व्हाट कॉस्ट, हम जो IMF के $1 अरब ले रहे हैं, एट व्हाट कॉस्ट? एक तो आपसे बात हमारी हुई थी तो आपने बताया था कि 1800 अरब के तो हमारा पब्लिक डेट बढ़ चुका है इसकी वजह से, जिसका इंटरेस्ट कॉस्ट ही तकरीबन 70 अरब रुपए है। इसके अलावा जो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, फूड इन्फ्लेशन, तो सर ये वज़ीर साहब कंट्रोल किस तरह करेंगे फूड इन्फ्लेशन को? जब से हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं जी, पहले हमने उनके प्रायर एक्शंस को इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद से जो हराकरी चल रही है, एंड एज वी स्पीक हमने $51 बिलियन का कॉस्ट इस मुल्क में डेट और इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में ऑलरेडी चढ़ा दिया। $51 बिलियन जस्ट फॉर द सेक ऑफ $6 बिलियन जो हमें 39 महीने में मिलेगा। क्या सौदा किया है हमने? किसी ने सोचा है हुकूमत में बैठ के कि यार ये 51 बिलियन, मैं तो बता रहा हूं ना, मुझसे फोन करके पूछते रहे कि सर ये आपने 51 बिलियन कहां से निकाला? मैं बड़ा सिंपल तरीके से बता दूंगा। $51 बिलियन का नुकसान इस मुल्क में डेट की शक्ल में, डेट के बढ़ने की शक्ल में, इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में हो चुका है। लेकिन किसी को होश नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, बजट पे आपका बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अब कहां से तरक्की प्रोग्राम चलाएंगे? फूड इन्फ्लेशन बी कंट्रोल्ड विदाउट कंट्रोलिंग डॉलर? क्या फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इसको एक्सचेंज रेट को संभाले बगैर? ये मुमकिन है? ये जो वज़ीर साहब इजलास बुलाते हैं बार बार? नहीं,
बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकेगा। देखिए आपको एग्जांपल दे देता हूं। अभी हमने कोई 4 मिलियन टन के करीब गालिबन इंपोर्ट करना है वीट, या हम कर रहे होंगे, तो उसका लैंडेड कॉस्ट जब इधर आएगा तो हमारे डोमेस्टिक से ज्यादा होगा। जब वो डोमेस्टिक से ज्यादा होगा तो लॉ ऑफ वन प्राइस जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है लॉ ऑफ वन प्राइस, हमारी प्राइसेस भी बढ़ के उसके साथ अलाइन हो जाएंगी, बढ़ जाएगा गंदम। जब गंदम की कीमत बढ़ती है, दूध की कीमत बढ़ेगी और चीजों खाने पीने की चीजें बढ़ जाएंगी। आप उनसे पूछो कि यार आपने क्यों बढ़ा दिया? ये आटा महंगा हो गया। आटा सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर अदर फूड आइटम। और ये मैं कितने जमाने से ये बात कह रहा हूं कि जिस हुकूमत ने आटे की कीमत को कंट्रोल कर लिया वो बेस्ट हुकूमत होगी, बेस्ट हुकूमत होगी। लेकिन हम अगर आटे की कीमत को ही कंट्रोल नहीं कर पाए पिछले 2-2.5 सालों से, जबकि मैं बार बार चीख तरह के ये तलाश करें, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं किसी का कि, लेकिन मैंने बता दिया कि इस तरह की से ये काम हो रहा होता है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैंने डील किया है इन लोगों को जब मैं मिनिस्ट्री में था। कोई मजाल था कि कोई कीमतें बढ़ा देता इस तरीके से? अनफॉर्चुनेट मैं मतलब कंसर्न है हमका, और मुझे लगता है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी के नहीं, क्योंकि ये तो डिफेंस बजट से ज्यादा हमारा इस वक्त जो डॉलर का इंपैक्ट आ जाएगा $51 बिलियन, $6 अरब के नहीं, ये सौदा हमने किया है। आई टू टेक अ ब्रेक। मैं आपके नाज़रीन जी, आप कंप्लीट कर लें जी। इस वक्त जितना हम टोटल रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स के मद में, नॉन टैक्स की मद में, टोटल रेवेन्यू जो हुआ उसमें से सूबों को आप एनएफसी अवार्ड के तहत जब दे देते हैं तो जो बचता है उसको कहते हैं नेट फेडरल रेवेन्यू। वो नेट फेडरल रेवेन्यू जो है वो आज इंटरेस्ट पेमेंट को फाइनेंस कर रहा है और 50% डिफेंस को। तो आपका आधा डिफेंस बजट बोरोड रिसोर्सेज पे है, आपके तमाम तरक्याती प्रोग्राम बोरोड रिसोर्सेज पे हैं, आप जो भी सब्सिडी देंगे बोरोड रिसोर्सेज पे देंगे, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बोरोड रिसोर्सेज पे हैं। उस मुल्क की कोई नेशनल सिक्योरिटी हो सकती है जिसका डिफेंस बजट बोरोड रिसोर्सेज पे हो? अल्लाह के वास्ते सोचो। अलार्मिंग सिचुएशन। डॉक्टर साहब आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं आता हूं डॉक्टर अशफाक हसन साहब। नाज़रीन जो बातें बता रहे हैं फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और अहम सवालात हैं। अवाम कंसर्न है महंगाई को लेकर, लेकिन ये मसला तो नेशनल सिक्योरिटी का बन रहा है। आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है, बिलखुसूस इंपोर्ट्स को कब करने के लिए वो कौन से इकदाम हैं जो फौरी उठा लेने चाहिए हुकूमत को, ताकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम निकल सके क्राइसिस से, और ये जो साइकिल बन चुका है इससे निकल सके। सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम गुफ्तगू कर रहे हैं और महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जो इसके पीछे अवामिल हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। 22 अशिया ऐसी हैं जो कि यूटिलिटी स्टोर्स पे मैं भी देख रहा था, टमाटर है, और इदारे शुमारियात ने जो इस पर नंबर्स जारी किए हैं इस वीक के, उसमें भी आप देखें तो गोश्त, टमाटर, जो जिन अशिया कीमतों में इजाफा हुआ है। और जिस तरह से हम अभी आपको समझा भी रहे थे डॉक्टर अशफाक हसन साहब के, किस तरह लैंडेड कॉस्ट बढ़ने से इम्पोर्ट की इस पर जो इस वक्त प्राइसेस हैं डॉलर की फ्लक्चुएशंस की वजह से उसका इम्पैक्ट इस वक्त आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल बड़ा अहम है जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इस पर काफ़ी किया हुआ है। हमारा जो एक तबका है जो आपका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, यानी वो तबका जो कि छोटा कारोबार करता है, ये बड़े तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये तो वज़ीर साहब से भी जाके मिल सकते हैं, इनके बड़े ताल्लुकात भी होते हैं, आला हलकों में जाके मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। ये बिजली कीमतों में इजाफा, ये सब कुछ एक छोटे ताजिर, एक छोटे कारोबार करने वाले के लिए आखिर हुकूमत को क्या कोई इमरजेंसी ऐलान करनी चाहिए? क्या करना चाहिए इनके लिए? ये तो दब के खत्म हो जाएंगे और ये बैकबोन है हमारी शायद इकोनॉमी की। डॉक्टर साहब, क्या करेंगे हुकूमत, क्या कर सकती है इनके लिए, आप बताएं ना। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इस हराकारी जो मची हुई है इसमें आप क्या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को 3 साल में तो इसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तो अब जब तूफान के अंदर आप खड़े हैं तो उसमें अब आप क्या उनको सहूलत देंगे? मैं आखिर 3 साल से ये कह रहा था, आपके प्रोग्राम में भी कहा, दूसरों के भी प्रोग्राम में कहा कि यार सिलेक्टिव एंड येट एग्रेसिव इंपोर्ट कंपटीशन पॉलिसी अडॉप्ट करो। अभी आप देखें कि मेरे सामने पिछले माली साल में जो ख़त्म हुआ जून 2021 में, हमने तकरीबन $3 बिलियन की गाड़ी इंपोर्ट की है, $3 बिलियन की, और उसमें इंक्रीज कितना था? 82% था। 82% ये पिछले माली साल में।
इस माली साल के इस 2 महीनों में आप हैरान होंगे कि ये 165% इंक्रीज है गाड़ी के इंपोर्ट में, 165%। कितनी शर्म की बात है यार, पाकिस्तानियों को शर्म क्यों नहीं आती कि जो मुल्क के पास जेब में पैसे नहीं है, मुल्क दुनिया जहां में हम भागे फिर रहे हैं, डॉलर मांग रहे हैं लोगों से, और वो मुल्क जिसको डॉलर मांग के ला रहा है, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है, वो इन गाड़ियों के लिए डॉलर दे रहा। 165%, कैन यू इमेजिन? $600 मिलियन से ज्यादा के हमने 2 महीने में गाड़ी इंपोर्ट की है। अगर यही रफ्तार रही तो आप सोच ले कि $3.5 बिलियन की गाड़ी हम इंपोर्ट करेंगे। यार इसको बैन करो, इसको बैन करो। 100% कैश मार्जिन लगाना है इन आइटम पे लगाओ। हमने तकरीबन जो है $2 बिलियन के फोन इंपोर्ट किए, मोबाइल फोन सर लाखों रुपए के। जी, क्या अगर ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान डूब जाएगा? भाई जिसके पास जेब में पैसे हैं बाहर से ले आओ जाके। Why should government of Pakistan give money to import cell phone? इस पे लगाओ कैश मार्जिन। आप देख लो कि $5 बिलियन तो आपके यहां बच गया। 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगाकर जिसकी कुल मालियत 1.4 है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है इस मुल्क के साथ में। और जिन लोगों ने किया है वो नॉन सीरियस हैं, उनका एजेंडा कुछ और है। ये कॉमन सेंस है, ये क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं देख नहीं रहा हूं कि क्या हाहाकार मचा हुआ है। मुझे तो बहुत तकलीफ होगी कि मैं कैसे जिस अवाम ने मुझे इलेक्ट किया है, मैं उसको कैसे रिलीफ पहुंचाऊं। ये तरीका है रिलीफ पहुंचाने का? अच्छा, आपकी क्योंकि मेरी बात डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा वज़ीर साहब से, क्योंकि आपकी रही आप समझते भी हैं उनको, आप मुझे बताइएगा कि क्या वो ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉम्प्रीहेंड ये तमाम चीज़ें, कि वो शायद फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है, समझ नहीं पा रहे, उनको ब्रीफिंग गलत मिल रही है क्या, या वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, या वो समझ पा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे कि उनके हाथ में कुछ नहीं है? आपको क्या सिनेरियो क्या लग रहा है इस वक्त वज़ीर साहब का? प्राइम मिनिस्टर साहब एक पाकिस्तानी है जी, दिल से पाकिस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें उनको उसकी, मैं डे 1 से एक चीज कह रहा हूं, मैंने कभी भी प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया है। मुझे मालूम है कि ये शख्स इंतहाई मुखलिस है, ये इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए मेरे दर्द जो है ये इनके लिए है। जब मैं देखता हूं कि लोग, इनकी इकोनॉमिक टीम ने इनको मिसगाइड किया हुआ डे 1 से, मुझे तकलीफ होती है। और इसलिए मैं ज़्यादा बाकी लोगों से ज़्यादा उस तकलीफ में ये बातें करता हूँ। कभी कभी मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इस शख्स को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप यकीन करें कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इस प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ये वाकई मुखलिस है पाकिस्तान से। तो मैं इनके लिए कर रहा हूँ कि सर आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं लोग, समझने की कोशिश करें। आपकी इकोनॉमिक टीम ने आपको मिसगाइड कर करके यहां खड़ा कर दिया लाकर। तो आदमी यही तो कर सकता है, बता तो सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि क्या सही है और क्या गलत है। डॉक्टर साहब, ये अब जाके कुछ थमेगा इंटरनेशनल प्राइसेस, ये चीज़ें, या फिर आपको आगे 3, 4, 5, 6 महीने इंतहाई मुश्किल नज़र आते हैं? गवर्नमेंट के लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा? क्या सूरत हाल आपको क्या लगती है सियासी और माशी मंजरनामा आगे का? देखो, मैं सियासी आदमी तो हूँ नहीं, मैं सियासत पे बातें तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि पैंडेमिक की वजह से दुनिया की मईशत बंद हो गई थी, कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर रहा था। अब पैंडेमिक का जोर जरा कम हो गया है तो दुनिया की मईशत खुल रही है, सामान आ रहा है, जा रहा है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, तो डिमांड फॉर ऑयल वो बढ़ गया है, बढ़ना था उसने, क्योंकि हमारे जहन में तो वो $35-36 वाला बैरल जो है 2020 में मार्च अप्रैल मई में जो तेल की कीमत थी, शायद हम वो लेके बैठ गए थे जी। वो एक ब्लिप था, एक टेम्पररी सा फिनोमेना था। अब हम निकले हैं तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, $70, $75, $80 पे आ गए हैं। तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है और दूसरी तरफ
यहाँ समंदर में पानी में आग जिसने लगाई है एक्सचेंज रेट को छोड़कर, ये डबल जेपर्डी जिसे कहते हैं, ये डबल जेपर्डी है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और यहाँ पर डॉलर की वजह से रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, तो जितने भी लैंडेड कॉस्ट होंगे यहाँ पर आसमान पे पहुंचे हुए होंगे। क्या आदमी गरीब खाएगा? यहाँ गरीब को तो छोड़े, मिडिल क्लास अंडर में प्रेशर में आ गया है। एग्जैक्टली और मिडिल क्लास जो है एक ब्रिज का काम करता है, एक कुशन का काम करता है बिटवीन लो गरीब तबका और अमीर तबके के दरमियान में। ये एक बफर है। इस बफर को अगर कुचल दिया हमने अपनी इस किस्म की पॉलिसी से, तो इस मुल्क में तहरीर स्क्वायर होगा। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जो आपने बताया। ये मंजरनामा बताना खासा हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया प्रोग्राम में। डॉक्टर अशफाक हसन साहब की गुफ्तगू नाज़रीन, मेरा सब में अलार्मिंग जो सिचुएशन, और मैंने जो नंबर्स इन्होंने कैलकुलेट करके जो हमें बताया, जो इनकी कैलकुलेशंस हैं, एंड ही कैन प्रूव भी कि इन्होंने किस तरह से है कि तकरीबन $6 अरब के कर्जे के लिए IMF के हमने $51 बिलियन का इस मुल्क का नुकसान किया। इंटरेस्ट पेमेंट्स, डेट पेमेंट्स में $51 बिलियन, दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट हम नुकसान कर चुके हैं $6 अरब के लिए। ये कैसा सौदा हुआ आखिरकार? ये सौदा किया किसने? और जिन्होंने किया उनको कोई ओवरलुक कर रहा था? नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मामला अब शायद नेशनल सिक्योरिटी का है, जो डॉक्टर अशफाक साहब एक्सप्लेन कर रहे थे। और अब जो महंगाई का तूफान आने वाला है, जो डबल हिट आपको है, कमोडिटी प्राइसेस भी और डॉलर भी, तो उससे जो खुदा ना खास्ता में हिट लगेगा, अल्लाह ना करे, जो उससे मंजरनामा नजर आता है वो खतरनाक तरीन नजर आता है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।